अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं इकाई 4 दबिस्तान दहली की गज़ल गोई के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आएगा तमहीद। दबिस्तान दहली की गज़ल गोई, दबिस्तान की तोज़ो, दबिस्तान दहली का इब्तदाई पस मंज़र, दबिस्तान दहली की शहरी महाजन, दबिस्तान दहली के नुमाइंदा शराय, मिर्तकी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी शोधा, ख्वाजा मीर दर्द, मिर्ज़ा अशदुल्ला खान गालिब, मोमीन, ज़ौक़, ज़फ़र। उसके बाद आएगा आपने क्या सीखा। अपना इम्तहान खुद लीजिए, सवालात के जवाबात, उसका फ़हम, उसके बाद कुतुब बराए मुताला। इस इकाई के मुताले से आपको दबिस्तान की दहली की तहज़ीबी, तारीख़ी, तहमदी और सियासी माशराती तफ़हीम होगी। उर्दू ज़बान व अदब पर दहली दबिस्तान के तहज़ीबी असरात, दहली में उर्दू ज़बान व अदब का आगाज़ और इर्तिक़ा, दबिस्तान दहली के असलूब और ज़बान महौरे, दबिस्तान दहली की शहरी अनफरादियत और डिक्शन से वाकिफ़ हो सकेंगे। दबिस्तान दहली के फ़नून लतीफ़, दबिस्तान दहली की शहरी महाजन और खूबियाँ। उसके बाद तमहीद, तहज़ीब व तमदन, अदब व सकाफ़त और ज़बान व बयान के हवाले से दहली सदियों से हिंदुस्तान का दिल रहा है। इसी सबब मीर ने उसे आलम में इंतखाब कहा है और जोक दहली की मोहब्बत में उसकी गली कूचे छोड़ने को तैयार न थे। मीर अमन ने उसे सुस्त ज़गी कहा है और राजा सदर शन ने अमदपर्द का नाम दिया है। दहली उजड़ उजड़ कर बसती रही और बस बस कर उजड़ती रही। दहली की मिट्टी में ज़रख़ीज़ी है कि ज़रा सी नमी पाते ही अदब और फ़न के नए सूते फूट पड़ते हैं। इस इकाई का मकसद है दबिस्तान दहली की शहरी अज़मत व शनाख्त, उर्दू ज़बान व अदब, अल्फाज, मुहावरे, इन सब का इस इकाई में दबिस्तान दहली के मुतालिक अनासार का अज़माली जायज़ा लिया जाएगा। फ़नून से दबिस्तानी दहली की ज़हनी मुनासिबत अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उसके बाद यहाँ से शुरू है दबिस्तान दहली की गज़ल गोई। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दबिस्तान दहली की गज़ल गोई, दबिस्तान की तोज़े। दबिस्तान दहली का जायज़ा लेने से कबल हमें इस बात को समझ लेना ज़रूरी मालूम होता है कि दबिस्तान कहते किसको है, वो किस तरह से तहरीर और रुझान से अलग है, उसके वसूल वज़ूबात क्या है, क्या ये किसी नज़रिए या मंजूर के तहत काम करता है। दबिस्तान तहरीक और रुझान एक अदबी इस्तिलाह बन चुके हैं। इस इस्तिलाहों के गलत इस्तेमाल से जहन इंतशार का शिकार हो जाता है। अंग्रेज़ी में उसको स्कूल ऑफ आर्ट थॉट के नाम से मशहूर किया जाता है, जिसका मतलब है मकतबा फ़िक्र या मदरसा या दबिस्तान, जिसमें शायर या अदबी किसी मखसूस अहद या इलाके के रुझान, नज़रिए, तर्ज बोध बाश और माशराती व अखलाकी इक़्तिदार से मुतासिर होकर अदब की तख्लीक करते हैं। दबिस्तान एक तरह के मकतबी तदरीस और हल्का बख्शों की तंजीमी शक्ल है, जिसमें किसी वसूल वाजुबात की पैरवी नहीं, इस्ताद की पैरवी होती है। यहाँ उस्ताद और मुर्शिद के नज़रियात व अफ़कार को अहमियत दी जाती है। लफ्ज़ दबिस्तान की वजूहात करते हुए डॉक्टर फरमान फ़तेहपुरी लिखते हैं, दबिस्तान का लफ्ज़ मफ़र या अखरा नहीं है, उसके दो खास जज़ू है, यानी यह अदब व शतान से मरकब है। अदबिस्तान के अलीफ को हाजिब करके दबिस्तान बना लिया गया है और हमारे अदबियात में मरकज़ अदब या मकतबा फ़िक्र की बयान माने देता है। इसके बरअक्स तहरीक में रहनुमा और मंशूर के तहत काम किया जाता है, जिसमें तहरीक के नज़रियात की तबलीग और उसके नफाज की शूरी जद्दोजहद की जाती है। तहरीक के लिए तंजीमी स्ट्रक्चर का होना ज़रूरी है।
جس کے ماتحت اس کے ممبران اپنے دستوری افکار اور ادبی رویے کی تشہیر کر سکیں۔ تحریک میں ماضی سے انحراف و بغاوت کے ساتھ فرسودہ رواج کے ضابطہ بند طریقے کے خلاف نشر و اشاعت کی پوری آزادی ہے۔ تحریک اپنے مقاصد کے حصول کے لیے انفرادی اور اجتماعی ذہن سازی کرتے ہیں۔ تحریک کے برعکس رجحان کوئی وضع نہج کا مقصد نہیں رکھتا اور نہ ہی کوئی ضابط بند عین یا منشور فراہم کرتا ہے۔ شاعر اور ادیب کی رجحان سے کامل وابستگی ضروری سمجھی جاتی ہے۔ رجحان کا منظرنامہ اتنا وسیع ہوتا ہے کہ ذہنی و فکری اظہار روح بیان کی مختلف جہتیں نکل آتے ہیں۔ دبستان دہلی کا ادبی پس منظر۔ ہندوستان کے دل دہلی کا اہم ذکر کرے تو بقول میر یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ یہ شعر اپنے اندر تاریخ کا کرب لیے ہوئے ہیں، جس میں قوم و ملت کی شکست و ریخت اور دکھوں کی داستان ہے۔ شہر دہلی مر مر کر جیتی رہی اور اجڑ اجڑ کر بستی رہی۔ اس شہر دلربا کے بسنے اور اجڑنے کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، جب اگنی دیوتا نے مندرشی سے کہا کہ بھارت ورش کا بٹوارا ہو گیا، کھانڈو-بن پانڈو کے حصے میں آیا، یہاں اب ان کی راجدھانی بن گئی۔ پریا ناگ بہت ہے، پہلے ان کو جلا کر بھسم کرنا ہے، پھر یہاں نگر آباد ہوگا۔ تب مند پال کی آنکھیں کھلی، انہوں نے ٹھنڈی سانس لی، بولے زمین کا جب بٹوارا ہوتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے، جانی جاتی ہے، گھر اجڑتے ہیں، جتنا گھر سے بے گھر ہوتی ہے۔ راجا سدرشن نے 1950 کے میں کھانڈو-بن کو اندر پرست کا نام دیا۔ اندر پرست سے دہلی تک کے سفر میں نہ جانے یہ دیار کتنی مرتبہ اجڑا اور بسا۔ 1739 عیسوی میں نادر شاہ نے، 1757 عیسوی میں احمد شاہ ابدالی نے دہلی کی تخت کو تاراج کیا۔ ایک صدی کے بعد برطانوی استعماریت نے نادریت کی روایت کو زندہ کیا۔ کیوں اور کیسے کی تفصیل میں جاننے کا وقت نہیں ہے، بس علامہ اقبال کے اس منشا سے بہتر تقدیر کی تشریح نہیں کی جا سکتی۔ شمشیر و شنع اول، تاش و رباب و آخر، قوم کے بلندی کی کیچی ان کی اقتصادی اور عسکری ترقی پر منحصر ہے۔ حرب و ضرب سے دلوں میں قومی غیرت زندہ ہوتی ہے اور بے خوفی کی علامتی زائل ہوتی ہے۔ قومیں ترقی کی جانب رواں دواں رہتی ہے۔ جب قومیں حرب و ضرب کو چھوڑ کر راگ و رنگ اور تاش و رباب میں مست ہو جاتی ہے تو ان کا حشر مغل راج اور ان کے سامنتی ثقافت جیسا عبرت ناک ہوتا ہے۔ 1707 عیسوی میں اورنگزیب کی وفات مغل راج کے انتہا کا نقطۂ آغاز ثابت ہوئی، جو دہلی سلطنت کے معاشی، سماجی اور سیاسی ابتری اور بدحالی کا پیش خیمہ بنی۔ اس بحرانی کا سبب آئے دن حاکم کا بدلنا تھا۔ عوام کیا بادشاہ کو بھی اس بارے میں علم نہ ہوتا تھا کہ یہ تاج سر اور سر دھڑ سے کب الگ ہو جائے گا۔ جاگیردار اور امرائے اپنے مفادات کے حصول کے لیے باہم دست و گریباں تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کے عہد تک ہندوستان خوبصورت موتیوں کا مالا کے مانند تھا، جو دیکھنے میں الگ لیکن متحد معاشرت کا حسن انصرام معیشت کے مدار پر ہوتا ہے، اور معیشت حکومت کے استحکام کے سبب ترقی کرتی ہے۔ 1707 سے لے کر 1719 تک دہلی کے تخت نے کئی بادشاہوں کی تاجپوشی دیکھی۔ دہلی کے پایہ تخت کے لیے شہزادیوں میں آپسی جنگیں ہوئی، لیکن اقتدار کی اپنی سیاست ہوتی ہے۔ اس سیاست کہ الفت میں قدم رکھنا آسان نہیں، کیوں نہ کہ حکومت محض ریاست کی توسیع کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو رعایا کے دلوں کو تشگیر کرنے کا فن بھی ہے، کیوں نہ کہ حکومت زمینوں پر نہیں ذہنوں پر کی جاتی ہے۔
इस फन से मुगल शहजादे नाबल्द थे। यही वजह है कि मुगल राज मुसलसल खाना जंगी और दाखिली साजिशों का शिकार रहा। अब लाल किला की लाली में वो गर्मी नहीं थी जो शहजादों के शर्त लहू को गरमा सके, क्यों कि संग से आहंग की तशादाम की चिंगारियां मध्यम पड़ रही थी। जब तक मुगल शहजादे दस्त और दरिया के मशक करने के गर्ग अज़्म अपने दिलों में लिए हुए थे, उनका जलाल व दबदबा कायम था। जब हाथ में शबाब व शराब आया तो अपने साथ तवायफ अल मलाकी की भी लाया। ऐसे में अमूर सल्तनत तवायफों और दूसरी सनब के शोरमा के हाथों में चली गई। खजाने खाली होने लगे, सिपाहियों की तनख्वाह में बंद होने लगी। इस कमजोरी से फायदा उठाते हुए रोहेलियों, सिखों, मराठों, जाटों की शोरशें तेज हुई, तो दूसरी तरफ नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हमलों ने दहली की ईंट से ईंट बचा दी। इन्हीं कमजोरियों से फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने 1857 में दहली पर बरतानवी साम्राज्य का परचम लहरा दिया। समाजी सियासी तौर पर 18वीं सदी मुगलिया सल्तनत का जवाल और इंतशार की सदी रही। इस दाखिली शोर और फितना व फसाद और हुक्मरानों की नाहिली ने दहली सल्तनत को कमजोर कर दिया, जिसके माशराती, तहजीबी, तमदनी और इखलाकी असरात का पड़ना अदम पर लाजम था। तहजीबी व तमदनी एतबार से दहली को मरकजियत हासिल रही। मकामी तहजीब के साथ साथ दूसरी तहजीबी शनाख्तों को यहाँ फैलने फूलने का मौका मिला। अरबी, ईरानी, तुरानी, अफगानी और तुर्क अपने साथ अपनी तहजीब लाए और हिंदुस्तान के तहजीबी आगोश में आकर जम हुए और यही के होके रह गए। यहाँ के मुगल ताल्लुक और सूरी हुक्मरानों ने माहिर फन और अहल हरफा को इज्जत दी और ऐसा शहर आबाद किया जिसके बाकियात, मसाजिद, इमारत, किले और मकबरे अपनी कारीगरी के ना मिटने वाले नकोश है। ये तामीरात मुगल मदनियत की बड़ी यादगारियाँ हैं। दहली में मखसूस माशरत और तहजीबी तमदनी एतबार से अलग मकाम रखती है। यहाँ मुगलों के दौर इक़्तिदार में उलमाए मशाइख, मुज्तहिदीन, सूफिया, कराम शहरा और मशहूर और नक्शगुरु का जमघट लगा रहा। ये लोग दूर दराज का सफ़र करके मुगल हुकूमत के नामोरी का बाश आते और उससे कहीं ज़्यादा पाते, जिससे दहली को फ़िक्री व फ़नी बुलंदी मिली और तहजीबों के अनजज़ाब से मकामी तहजीब का खतारश भी होता रहा और सैकड़ों सालों के तारीखी पस मंजर के सबब एक ऐसी तहजीबी एहसास पड़ी जिसे आज़म मुगल तहजीब के नाम से आज भी याद किया जाता है। मुगल राज सामंती सकाफत के ज़वाल के बाद भी इस तहजीब का जर्क बरकी ने अपनी शानदार माजी की तहजीबी मज़ार को रोशन रखा, जिसके बाजुगश्त हमें उस दौर की शायरी में मिलती है जिसमें माशरत की पसमंदगी और तारीखी हवाला मौजूद है। शायर की शेरी और ज़हरी आवाज़ें उस दौर की तहजीब का मातम करती है और सियासी और माशी इब्तरी की हुजू भी बयान करती है। उन नाखफता बहालात के अजतमाही शोर को सभी शराह ने लफ्ज़ी पेकरों में डाला, लिहाजा इंसानी इब्तरी का मरका एक ऐसी ज़बान में तैयार हुआ जो किले मलह के तहजीबी कवाम से फूटी थी, जिसकी खुशबू मुगल तमदन के इतर से कशीद की गई। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम दबिस्तान दहली की शेरी महाशन के बारे में रीड करेंगे। अभी हम यहीं तक करते हैं, उसके बाद दूसरी वीडियो में हम यहाँ से शुरू करेंगे।